बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 जो कि 9th का लास्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट थिंग इज ग्लोसरी। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ग्लोसरी इज बार्क। बार्क मीन छाल, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। द सेकेंड वर्ड इज बिर्च, दरख्त का नाम है ये। अ ट्री विथ स्मूथ ब्रांचेस, जिसकी बड़ी नरम किस्म की शाखें हों। नेक्स्ट है चासेंट, अफसोस, तोबा करना, यानी कि पाकीज़गी इख्तियार करना, तकवा इख्तियार करना। टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज डन, यानी कि पछतावा होना। डूम्ड, तबाहशुदा, बदकिस्मत, पछतावा। सिनोनिम है सर्टेन टू फेल, सफर, डाई, एटसेट्रा। नेक्स्ट है इनएनिमेट, बेजान, नॉट अलाइव द वे पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स आर। नेक्स्ट है मेलो, बेकैफ, become less extreme in behavior. The next word is pageant, manzarnama, a series of interesting events. Panorama, husn, पुरशकू मंजर, a view of wide area of land. Shaggy, छाल, having long and untidy hair. स्ट्रोक, निशान या दचका कह सकते हैं। A mark made by moving a pen, brush, etc. And the last word is texture, बनावट, तरकीब, the fall of a fabric or substance. ग्लोसरी के बाद अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? सो द आंसर इज हेलन केलर वाज अ रिमार्केबल वुमन। शी वाज फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड ग्रेजुएट। शी मास्टरफुली पोर्ट्रेड द फीलिंग्स ऑफ द डिप्राइव्ड पीपल। हेलन केलर एक गैर मामूली खातून थी। वो पहली बसरी और नबीना ग्रेजुएट करने वाली खातून थी, यानी कि जो नबीना भी थी और जो समाज से भी महरूम थी, वो पहली खातून थी जिसने ग्रेजुएट किया। उन्होंने बड़ी महारत से हवासे हमसा से महरूम लोगों के जज्बात की अक्कासी की है। द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में मुसन्निफा ने जिस ख्याल का इजहार किया है उसकी वजाहत करें। तो आंसर है इन द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर एक्सप्रेस दैट इट इज एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई टुमारो। सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ। वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगोर एंड अ काइंडनेस ऑफ एप्रिसिएशन। पहले पैराग्राफ में मुसन्निफा ने बयान किया है कि एक बहुत ही अच्छा असूल है कि हम जिंदगी का हर दिन ऐसे गुजारें जैसे हमने कल मर जाना है। ऐसा रवैया जिंदगी की कदरों पर बहुत ज़्यादा जोर देगा। हमें हर दिन शराफत, जवां मर्दी और कदरदानी के शौक से लबरेज गुजारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। आपको कैसे एहसास होता है कि मुसन्निफा परेशान और उदास है? तो आंसर है ऑथर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव व्हेन शी फील्स दैट पीपल विद आईज पे लिटिल अटेंशन शी गेट्स सैड एंड डिप्रेस्ड। मुसन्निफा बहुत ज्यादा हसास है
जब वो ये महसूस करती है कि देख सकने वाले लोग बहुत कम देखते हैं या बहुत कम तवज्जो देते हैं, वो परेशान और उदास हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। आपको ये तासुर कैसे मिलता है कि हेलन केलर फितरत की बहुत बड़ी दिलदादा थी, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाली थी। तो आंसर है शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर बिकॉज शी हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट द चेंजेस ऑफ नेचर। शी कुड फील वाटर फ्लोइंग थ्रू हर फिंगर्स। शी कुड फील द टेक्सचर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। In springs, she waited first bud to appear as it was a sign of day after long night of autumn. तर्जुमा है कि वो फितरत की बहुत बड़ी दिलदादा थी, क्योंकि फितरत में होने वाली तब्दीलियों के मुतल्लिक बहुत मजबूत एहसासात रखती थी। वो अपनी उंगलियों से बहते पानी को महसूस कर सकती थी। वो पत्तों और फूलों की बनावट को महसूस कर सकती थी। मौसम बहार में वो इंतज़ार करती थी कि पहली कॉम्पल फूटे, क्योंकि उसे ख़ज़ां की लंबी रात के बाद दिन की निशानी समझती थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर नॉट डिवॉइड ऑफ इमेजिनेशन। डिस्कस रेफरिंग टू द टेक्स्ट। जो लोग देखने से महरूम हों वो तहय्युल से महरूम नहीं होते। इबारत के हवाले से बहस करें। तो इसका आंसर है कि हेलन केलर वाज डिप्राइव्ड ऑफ साइट, बट शी वाज प्रूवन इट ट्रू दैट पीपल डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर नॉट डिवॉइड ऑफ इमेजिनेशन, as she could feel water flowing through her fingers. She feel the texture of leaves and flowers. She could feel the roughness of pine tree. हेलन केलर देखने की हिस्सी महरूम थी, लेकिन उसने ये बात सच साबित कर दी कि जो लोग देखने की हिस्स से महरूम होते हैं वो तख़य्युल से महरूम नहीं होते, यानी कि उनकी इमेजिनेशन, उनके तसव्वुरात से वो महरूम नहीं होते। जैसा कि वो अपनी उंगलियों से बहते पानी को महसूस कर सकती थी, वो पत्तों और फूलों की बनावट को महसूस कर सकती थी, वो चीड़ के दरख्त के खुर्देपन को महसूस कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा। कमेंट। मेरे लिए मौसम एक ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। तासुरात लिखें। तो आंसर है कि हेलन केलर हैज़ कमेंटेड अपॉन द रेगुलर चेंजिंग सीजन as she says that it is an unending drama for her. She enjoys every aspect of nature. She can feel the texture of leaves and flowers. She has great regard for changing seasons. हेलन केलर ने बाकायदगी से बदलते हुए मौसमों पे अपने तासुरात दिए हैं। जैसा कि वो कहती है कि ये उसके लिए ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है, यानी कि चेंज इन सीज़न उसके लिए कभी ना ख़त्म होने वाले एक ड्रामे की तरह है। वो फितरत के हर मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होती है। वो पत्तों और फूलों की बनावट को महसूस कर सकती है। वो बदलते मौसमों को बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम वोकैबुलरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और वो है कि कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनके सिनोनिम यानी कि उनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है थ्रू डिक्शनरी। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारे पास है स्लगिश। स्लगिश मीन सुस्त। सेकेंड वर्ड इज क्वीवर, कांपना। एनिमेट, जानदार। पैनोरामा, गिरदोपेश के मनाजिर, वसी मंजर जिसे हम कह सकते हैं। डॉर्मेंट, बेहिस व हरकत। द नेक्स्ट वर्ड इज मैनीफोल्ड, तरह तरह के, इनके बहुत सी इकसाम के। कॉन्वल्यूशंस, पेच, लुपेट, इनके खमदार, पेचदार। कैलेडोस्कोपिक, मुसलसल तब्दील होते मनाजिर। एपिक्यूरियन, लज्जत तलब, इनके ऐश परस्त जिसे हम कह सकते हैं। इम्पेंडिंग, सर पर मंडलाती। तो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है
Encircle the most appropriate contextual meaning of the underlined words. Underlined words का हमने मीनिंग बताना है. पहला है apparently means. 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, obviously, as it appears and clearly. So the right option is as it appears, बज़ाहिर. Next है manifold means. ऑप्शन है different types, many layers and object. तो manifold कहते हैं बहुत इकसाम के, तनों वाला. So the right option is different types. Number 3 is quiver means. ऑप्शन हमारे पास हैं to demonstrate, to shake slightly, to act amusingly. तो quiver का मतलब होता है कांपना. So the right option is to shake slightly. वोकैबुलरी का हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है. अब हम पढ़ते हैं ग्रामर के पार्ट को. ग्रामर के अंदर पहली चीज उसने क्या दी है, कंडीशनल टाइप 2. कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें इफ आता है, ठीक है, कोई कंडीशन रखी जाती है, एक काम को कंप्लीट होने के लिए किसी काम की शर्त रखी जाती है. इसकी काफ़ी काइंड्स हैं, जीरो कंडीशनल भी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है इसकी टाइप 2. टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि हमारा एक पार्ट पास्ट के अंदर होता है और दूसरे पार्ट के अंदर हम वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. अब हम इसकी थोड़ी सी इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि द कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग व्हिच वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन और व्हिच इज प्योरली इमेजिनेटिव. मीन्स इसमें एक ऐसा काम किया जाता है जिसके ना होने की तवक्को की जा रही हो, या वो काम इमेजिनेटिव बेस के ऊपर हो, हमारे तखय्युल के ऊपर हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिसने एग्जाम्पल दी है वो क्या है कि इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़. अब आप देखें कि इफ़ वाले सेंटेंस का पहला पार्ट हमारा पास्ट के अंदर है, वर का यूज़ हुआ है, और दूसरे पार्ट के अंदर हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है. तो ये होती है कंडीशनल टाइप 2. नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. स्ट्रक्चर के हवाले से सेंटेंस की 3 काइंड मेंशन की गई हैं. एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस होते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. हम इन तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं. पहली काइंड है सिंपल सेंटेंस. कहता है ऑल मेन क्लॉजेस कैन स्टैंड एज सिंपल सेंटेंसेस व्हेन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिमूव्ड. यानी कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें बात कंप्लीट हो जाए, काम मुकम्मल हो जाए, उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद हो. तीनों चीज़ें ना भी हों लेकिन इनके एलिमेंट्स कंप्लीट हों, बात कंप्लीट हो रही हो, इसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पार्ट का सहारा न लेना पड़ रहा हो, ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड. अब एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए इसको किसी और क्लॉज का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, तो इसको हम कहेंगे इट इज सिंपल सेंटेंस. सेकेंड है व्हेन वी आर इन अ बॉयंट हेल्थ डेथ इज ऑल बट अनइमेजिनेबल. तीसरी एग्जाम्पल यहां पर अवेलेबल है कि समटाइम इट वॉज एज लॉन्ग एज अ ईयर, समटाइम एज शॉर्ट एज 24 hours. कहता है इन द अबव एग्जाम्पल्स द मेन क्लॉजेस स्टैंड एज कंप्लीट सिंपल सेंटेंस इवन विदाउट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अब आप देखें कि कॉमे से पहले और कॉमे के बाद दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट हैं, अपनी बात को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम इनको सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे. दोनों को हम सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे. सेकंड है यहां पर कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर मेन क्लॉजेस. यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉजेस हों. यानी कि बात यह है कि ऐसे सेंटेंस जिसकी दोनों क्लॉजेस ही इंडिपेंडेंट हों, आज़ाद हों, उनको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करना पड़ रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल हम देखते हैं, नाइट केम ऑन
एंड द रूम ग्रू डार्क। अब इन दो पार्ट्स को, नाइट केम ऑन, बात कंप्लीट हो रही है, एंड के साथ एक नया सेंटेंस, एक नई क्लॉज सॉरी जोड़ी गई, जैसे कि द रूम ग्रू डार्क। अब ये दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट हैं, अपनी बात को मुकम्मल तौर पर वो कन्वे कर रही हैं, तो हम इनको कहेंगे कि इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड है ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। अब ही इज़ रिच एक कंप्लीट सेंटेंस है, ही इज़ नॉट हैप्पी ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, इन दोनों को एक कंजंक्शन बट के साथ जोड़ा गया है, तो हम इसको कहेंगे इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेन क्लॉजेस एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस, यानी कि इसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी और एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी, यानी कि एक क्लास को अपनी बात पूरा करने के लिए दूसरी का लाजमी तौर पर सहारा लेना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल। अब ये एक मेन क्लॉज है, एक बात कंप्लीट हो रही है, फॉर व्हाट वी हैव एंटिल वी लॉस इट। अब ये एक सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज है, इस बात की कोई सेंस नहीं बन रही, इसको अपनी बात को पूरा करने के लिए ऊपर वाले हिस्से का सहारा लेना पड़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, इसको हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नंबर 2 है इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ये एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है, बात कंप्लीट नहीं हुई। आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़, तो ये एक मेन क्लॉज है, इसने अपनी बात पूरी कर ली। एक बात कंप्लीट नहीं है, इसको हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब यहाँ पर वो कंडीशनल टाइप के हवाले से हमें एक एक्सरसाइज दे रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। फर्स्ट सेंटेंस है इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर। अब पहला ऐसा पास्ट आ गया, आगे हमने या वुड लगाना है या शुड लगाना है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो इसका आगे कंप्लीट हम करेंगे आई शुड इंट्रोड्यूस अ सिलेबस। सेकेंड है इफ यू हैड अ डिग्री आई वुड गिव यू अ जॉब। थर्ड है इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट इज इफ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग ही वुड लिव अ लॉन्ग लाइफ। नंबर 5 है कि वी कुड विन द मैच इफ वी प्लेड वेल। नेक्स्ट पार्ट है कि मेक 3 कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस। हमने खुद से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि कंडीशनल टाइप 2 को फॉलो कर रहे हों, तो हमारे पास अवेलेबल हैं, पढ़ते हैं इनको कि इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड पास हिज एग्जाम्स। सेकंड है इफ द मदर गेव हर परमिशन शी कुड गो ऑन अ पार्टी। नंबर 3 इज इफ कालाबाग डैम वाज बिल्ट वी वुड नॉट सफर विद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट सी को। मैच द हॉल्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। हमें 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ एक सेंटेंस दिया गया है, हमने उनको आपस में कंजंक्ट करना है, आपस में ज्वाइन करना है। इफ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, तो इसका राइट ऑप्शन होगा यू वुड नॉट हैव फॉलन इन। सेकेंड है इफ यू एट स्वीट्स ऑल द टाइम, तो इसका राइट हाफ जो क्या होगा कि योर टीथ वुड गो बैड। थर्ड है इफ यू डोंट यूज अ मॉस्किटो नेट यू मे कैच मलेरिया। नंबर 4 इज इफ यू डोंट कीप फूड इन द फ्रिज it will go bad in hot weather. Number 5 is if you cycle with things in your hand you may fall off. And number 6 is if you wave the stick in the air you might hit somebody's head. So यहाँ पर हमारा C पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट D को। पिक आउट सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसके अंदर से हमने सिंपल सेंटेंसेस को, कंपाउंड सेंटेंसेस को और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फाउंड आउट करना है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इस टेक्स्ट के अंदर, हमने जस्ट 5 को फाइंड आउट किया है। तो पहला पार्ट है सिंपल सेंटेंस के हवाले से। नंबर 1 है सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ। एक कंप्लीट सेंटेंस है
इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। नंबर 2 इज he becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. Number 3 is this day I should devote to a ghastly glimpse of the world present and past. Number 4 है I should want to see the pageant of man's progress. और नंबर 5 है the kaleidoscopic of the ages. अब यहाँ पर देखें एक ही सेंटेंस है, बात कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम जस्ट कहेंगे दे आर सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट। तो फर्स्ट है इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बात कंप्लीट हो रही है, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज्ड। अब अगले पार्ट की भी सेंस यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। नंबर 2 है आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रेग्रेट फॉर लॉन्गिंग। देयर इज सो मच टू सी द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट एंड इनएनिमेट। नंबर 3 इज नथिंग इन पर्टिकुलर, शी रिप्लाइड। Number 4 है I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me. Number 3 है complex sentences from the text. अब इसका एक पार्ट इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा। Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. अब एज इफ से आगे वाला एक डिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी बात कंप्लीट नहीं कर रहा, इसको हम कहेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगोर एंड अ कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन विच इज ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। Number 3 है there are those of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. Number 4 है ice says for just 3 days. Number 5 is on the first I should want to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. So dear students, यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। Now let's move to parts E. Identify and write the simple, compound and complex sentence in the given column. हमें sentences दिए गए हैं, हमने find out करना है कि either they are simple or compound or complex. He came to see me, but I was not present at home. तो बट से आगे वाले पार्ट को देखें तो इट इज डिपेंडेंट क्लॉज, बात कंप्लीट नहीं हो रही, इसको हम कहेंगे कि इट इज कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 2 है शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, सिंपल सेंटेंस। नंबर 3 इज वी शैल डाई वन डे और द अदर फॉर वी आर इमॉर्टल, सो इट इज आल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 4 है दे फिनिश द वर्क इन टाइम, सिंपल सेंटेंस। My mother always prays for my success, simple sentence. The boy stood on the burning deck, it is also a simple sentence. I called him but he gave me no answer. दोनों clauses independent हैं, it is also a compound sentence. A guest who stays a long time is not welcomed. अब यहाँ पर बात complete नहीं हो रही, इसको हम कहेंगे a complex sentence. और लास्ट है आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस की बात कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज भी अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको समझा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।